तो देखो, हम लोग ने लास्ट क्लास में रेवेन्यू एनालिसिस कंप्लीट किया था, कॉस्ट पढ़ लिया, रेवेन्यू पढ़ लिया। अब कॉस्ट और रेवेन्यू को अगर हम एक साथ लेके आ जाए तो प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट फाइंड कर सकता है ना, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में प्रॉफिट हो जाता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। आपका रेवेन्यू कॉस्ट से जब ज्यादा होता है ना सॉरी, तब आपको जो है प्रॉफिट होता है, याद रखिएगा। और इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है प्योर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जहां पे हम कह सकते हैं टीआर और टीसी बराबर होता है या एआर इज इक्वल टू एसी होता है। जहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होती है वहां पे फर्म अर्न करता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमने कॉस्ट एनालिसिस में बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट हमारी किसका पार्ट होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होता है। तो जब आप अपनी कॉस्ट फाइंड कर रहे हो तो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आपने हायर करके चीजें खरीदी वो 100 रुपए थी, आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट जो आपने सेल्फ ओन्ड लिया जिसमें आपने नॉर्मल प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया, हम कहना 10 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ के 50 रुपए का बाकी सब हो रहा था। जब आप इम्प्लिसिट कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे थे तो 50 रुपीज का हो रहा था 10 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 60। तो इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 160। तो अगर आपका रेवेन्यू 160 हो जाए तो ऐसे तो दुनिया को दिखेगा यार ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहा है, रेवेन्यू 160 कॉस्ट भी 160। बट हमें पता है कि इसमें हम 10 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, हम 10 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। तो जहां दुनिया को दिखता है नो प्रॉफिट नो लॉस वहां पे हम अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, याद रखना, ठीक है। तो जब आप इम्प्लिसिट कॉस्ट लेते हैं ना तो आपने कहा इम्प्लिसिट कॉस्ट बाकी की जो इनपुट्स हैं 50 रुपीज उसका एस्टिमेटेड वैल्यू हो गया, 10 रुपए आपने नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ के 60 रुपीज ले लिया। तो अब अगर ये सेम प्राइस पे बिक रहा है तो 10 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। सिंपल तरीके से समझो। प्योर प्रॉफिट क्या होता है, प्योर प्रॉफिट तब होता है जब टीआर जो है टीसी से ज्यादा होता है या एआर आपका एसी से ज्यादा होता है। ये टीआर टीसी एआर एसी सबको पता है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट। तो आप दोनों टर्म में बता सकते हो भाई, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मतलब ओवरऑल पे आप बात कर रहे हो, और एआर एसी जब ले रहे हो तो पर यूनिट पे बात कर रहे हो, दोनों चलता है। तो जब ये ज्यादा होता है ना वहां पे आप प्योर प्रॉफिट कमाते हो। तो प्योर प्रॉफिट होता है टीआर माइनस टीसी, ठीक है। तो ये याद रखना, एक प्योर प्रॉफिट होता है, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट तो हम लोगों ने समझ लिया। तो अब वापस से आते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम वर्ड हमारे लिए नया नहीं है, हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम वर्ड के लिए होता है बैलेंस। बैलेंस मतलब आप उस पोजीशन पे आ गए हो जहां से ना आप आगे बढ़ना चाहते हो ना आप पीछे बढ़ना चाहते हो। अगर याद करो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता था तो उसका क्या मतलब होता था कि अगर उसने 5 यूनिट पे इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो ना वो 5 से 6 पे जाएगा ना 5 से 4 पे जाएगा, ना कम खरीदेगा ना ज्यादा खरीदेगा। इक्विलिब्रियम वो होता है। तो प्रोड्यूसर यहां पे चीजें प्रोड्यूस करके बेच रहा है, तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या होगा। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम समझने के लिए पहले हमें समझना प्रोड्यूसर का पर्पस क्या है। लाइक कंज्यूमर का पर्पस क्या था, सैटिस्फैक्शन। कंज्यूमर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम कर रहा है, तो जहां वो सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। प्रोड्यूसर का पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक्स में, प्रॉफिट। प्रोड्यूसर का जो पर्पस है वो क्या है, प्रॉफिट है। साफ सुथरा लिख दे जरा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। समझ रहे हो लॉजिक। कभी भी इक्विलिब्रियम वर्ड आए तो इक्विलिब्रियम को आपको रिलेट करना है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब वो पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर कहते हैं कि यार बस हम ना इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना इससे कम प्रोड्यूस करेंगे। अब उस पॉइंट को किस सेंस में मेजर करना है,
तो हम ये देखते हैं प्रोड्यूसर चाहता क्या है। तो प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो उसका इक्विलिब्रियम कब होएगा, जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आता है, जब उसकी कॉस्ट और क्या कहते हैं डिमांड और सप्लाई कंडीशन हर चीज गिवन हो, ठीक है, कॉस्ट और प्राइस सब चीज गिवन हो, और फिर वो ये डिसीजन लेता है कि हम रिसोर्सेज को लगा के उतना यूनिट प्रोड्यूस करें, रिसोर्सेज को लगा के उतना यूनिट प्रोड्यूस करें जहां पे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, उस लेवल ऑफ प्रॉफिट पे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, विद गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस दैट मच लेवल ऑफ आउटपुट वेयर हिज और हर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेस, वो उसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिंपल। तो प्रॉफिट दो तरीके का होता है, ये चीज समझ गए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझ गए। तो अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, प्रोड्यूसर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन विद गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन ही प्रोड्यूसेस दैट मच लेवल ऑफ आउटपुट वेयर हिज और हर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेस। और प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे प्योर प्रॉफिट से हो रहा है, ना कि नॉर्मल प्रॉफिट से, ठीक है। अब वो अपने प्योर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। तो अब हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम होगा, वो लेवल ऑफ आउटपुट कैसे डिटरमाइन किया जाए, हाउ टू डिटरमाइन, बेसिकली हाउ टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट where producer will attain इक्विलिब्रियम। वो लेवल ऑफ आउटपुट हम कैसे डिटरमाइन करें कि जहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा। आई बात समझ में? ये इस चैप्टर में हमें फाइंड करना है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। आपको चैप्टर का जिस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उस चैप्टर में आपको करना क्या है। अब लोग पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, पूरा ग्राफ राफ सब बना दिया, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं क्या कर क्या रहे हैं। आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या पता करना चाह रहे हो कि भैया वो लेवल ऑफ आउटपुट पता करना चाह रहे हो जहां पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। क्योंकि प्रोड्यूसर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वैसे तो और भी गोल्स होते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन, बट मेजॉरिटी प्रोड्यूसर जो बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा वहां पे उसको इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब अगर वो उससे आगे बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट कम होएगा, उससे कम करेगा तो भी प्रॉफिट कम होगा। याद रखना, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे उसका जो अचीवमेंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर का अचीवमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, तो इक्विलिब्रियम पे प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर वो इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ता है, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो भी प्रॉफिट कम, इक्विलिब्रियम से कम प्रोड्यूस करेगा तो भी प्रॉफिट कम। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये लेवल ऑफ आउटपुट है और ये उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो इससे अगर आगे गया तो भी प्रॉफिट गिरेगा, इससे कम किया तो भी प्रॉफिट गिरेगा। मैक्सिमम मतलब उस पॉइंट पे ही सिर्फ मैक्सिमम होगा, उससे ना एक ज्यादा ना एक कम, तभी तो बैलेंस वो रुक जाएगा। तो इक्विलिब्रियम वर्ड रुकने के लिए कहते हैं। तो वही चीज याद रखो, बैलेंस मतलब जहां पे चीजें रुक जानी है, ठीक है। तो अब इस लेवल ऑफ आउटपुट को हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक होता है TRTC अप्रोच और एक होता है MRMC अप्रोच। TRTC जहां पे हम लोग टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का यूज करते हैं, और MRMC जहां पे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का यूज करते हैं। याद रखना दोनों अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन इससे आंसर सेम आएगा, याद रखना। और TR और TC टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, MRMC एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज समझो, हम लोग ARAC का यूज नहीं कर रहे हैं। ARAC पर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ARAC पर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। MRMC भी पर यूनिट होता है, बट वो एडिशनल यूनिट की बात करता है। एवरेज आप किसी भी यूनिट पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप MR बोले तो वो एडिशनल की बात कर रहा होता है। डिफरेंट होता है दोनों, सब हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। है क्या कि TRTC में एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, खासकर जब आप ग्राफ यूज करते हो। डेटा के साथ तो फिर भी कर सकते हो,
MRMC आपको ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। इसलिए आगे चैप्टर 11 है जहां पे हम लोग इस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं, तो वहां पे MRMC का ही यूज करते हैं, क्योंकि जब आप ये अप्रोच पढ़ लोगे, चाहे TRTC चाहे MRMC, तो आपको ये पता चल जाता है कि एट विच लेवल प्रोड्यूसर विल ऑपरेट। अब उसी लेवल में बस आपको देखना है कि भाई एमआर इस अप्रोच के हिसाब से प्रोड्यूसर को ये लेवल ऑफ प्रोड्यूस करना है, तो वही उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले TR और TC अप्रोच से, ठीक है। तो चलते हैं जरा TR-TC अप्रोच। पहले ग्राफ बनाते हैं, देखो जरा ग्राफ बना के ही पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ओरिजिन, वाई एक्सिस कॉस्ट एंड रेवेन्यू, वाई एक्सिस पे लिख लो कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एक्स एक्सिस पे आउटपुट। अब एक चीज समझो जरा, ये जो पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे ये परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये इसलिए बोल रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग ने रेवेन्यू एनालिसिस में पढ़ा है कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट के हिसाब से रेवेन्यू कब बदल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं टीसी। टीसी सबको पता है यहां से स्टार्ट होता है टीसी कर्व, क्योंकि जीरो लेवल पे वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। और वो कैसे चेंज होता है, पहले इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टीसी कर्व के बारे में यही पढ़ा है ना कि टीसी कर्व पहले इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। थोड़ा सा साफ सुथरा इसको बना लेते हैं और बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेते हैं टोटल रेवेन्यू। अभी टोटल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग ने पढ़ा है ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में टीआर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। जब आप ग्राफ बनाओगे सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, टीआर कर्व ऐसे क्यों है, ठीक है, टीसी कर्व ये है। अब इसके बाद से कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं डॉटेड लाइन से, देखिए ये एल ले लो, एम ले लो, कुछ भी ले लो, एल एम सब आपकी मर्जी होती है, ठीक है। एल एम एन, तो एन ले रहे हैं क्योंकि बीच में एक एम आएगा ना इन दोनों के बीच में। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, इसको हमने बी ले लिया, इसको हमने सी ले लिया, जो मर्जी हो ले लो, ठीक है। एक पॉइंट ये है, ये ए हो गया, ए बी सी। अब देखो जरा समझो ये चीज, प्रोड्यूसर ने जब अपना प्रोडक्शन जीरो से स्टार्ट किया तो जब वो जीरो से ऐसे स्टार्ट कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, रेवेन्यू कर्व ऐसे बढ़ रहा है, कॉस्ट कर्व ऐसे चल रहा है। आप देख सकते हो कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू नीचे है। तो ये पूरा फेज में अगर आप देखो तो सिचुएशन क्या चल रही है, इस पूरे फेज में सिचुएशन चल रही है टीआर इज लेस देन टीसी, टीआर इज लेस देन टीसी, ये इस पूरे फेज में चल रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम जीरो टिल ओएल आउटपुट क्या है, टीआर इज लेस देन टीसी है, मतलब फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। भाई जब तक वो ओएल पे नहीं आ रहा है तब तक फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि टीसी ऊपर है टीआर नीचे, ये पूरा शेडेड रीजन उसके लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनली वो एल पे आता है एट ओएल, तो एट ओएल
जहां पे आप देखो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एट ओएल क्या हो रहा है, टी आर इज इक्वल टू टी सी हो रहा है। मतलब ये उसका ब्रेक इवन कहलाता है। ब्रेक इवन कब बोलते हैं? ब्रेक इवन तब बोलते हैं जब पहली बार आप अपनी कॉस्ट को रिकवर करते हो। ठीक है, तो देखो जब ने उसने स्टार्ट किया जीरो से, तो उसका लॉस हो रहा, लॉस हो रहा, लॉस हो रहा, लॉस हो रहा है। एल पे पहली बार वो अपनी कॉस्ट को पूरी कवर अप कर पाया, मतलब इतना रेवेन्यू होगा कि उसकी पूरी कॉस्ट कवर अप हो गई, तो वो कहलाता है ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, मतलब फर्म क्या अर्न कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि जब वो एल से आगे बढ़ता है, तो आप ग्राफ पे ध्यान दो कि अब क्या हो रहा है, रेवेन्यू ऊपर है और कॉस्ट नीचे है। मतलब इस पूरे फेज की अगर हम बात करें, इस पूरे फेज में ये जो बी से लेके सी तक का फेज चल रहा है, इसमें रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, मतलब इस पूरे फेज में प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर आप ध्यान दो, ये जो कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का गैप है, पहले ये गैप बढ़ रहा है, विच मीन प्रॉफिट बढ़ रहा है, और फिर ये गैप कम होता चला जा रहा है, विच मीन प्रॉफिट कम होता चला जा रहा है। आई बात समझ में? हाँ भाई, समझे ये चीज कि अगर आप देखो ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, पहले इन दोनों का गैप बढ़ रहा है, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू के गैप में देखो तो गैप बढ़ता चला जा रहा है, डिस्टेंस एक टाइम के बाद फिर कम होने लग जा रहा है। तो इसका मतलब जो एल से एन के बीच में उसको प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कैसे हो रहा है, पहले प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, फिर प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है। फाइनली वो किस पे आएगा, एन पे आ जाएगा, एट एन, और फिर से टी आर इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, टी आर इज इक्वल टू टी सी। बिटवीन ओ एल एंड ओ एन, टी आर इज मोर देन टी सी, विच मीन ये फेज है जहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये फेज है जहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट कैसे हो रहा है, प्रॉफिट पहले इंक्रीज हो रहा है और बाद में डिक्रीज हो रहा है, और फिर यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो इसको ब्रेक इवन नहीं बोलेंगे, ब्रेक इवन मतलब फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम तो यहां कॉस्ट कवर किया ना, यहां थोड़ी किया है। अब अगर वो एन से आगे चला जाए, बियॉन्ड एन, तो बियॉन्ड एन देखो फिर से क्या हो जाएगा, टीसी इज मोर देन टी आर। देखो टीसी यही है, टी आर यही है, और टीसी अब ऊपर की तरफ आ गया, विच मीन बियॉन्ड एन उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ग्राफ में हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये पोजीशन जो हमने पिंक में शेड किया है, यहां पे लॉस है, ये इसके बाद लॉस है। मतलब एल से कम प्रोड्यूस किया लॉस, एन से ज्यादा गया तो लॉस। मतलब जो भी उसको प्रॉफिट होना है एल और एन के बीच में हो रहा है। आप ग्राफ बना के ये पूरा एक्सप्लेनेशन करते हो कि उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो एल और एन के बीच में हो रहा है। अब एल और एन के बीच में एग्जैक्टली प्रॉफिट कहां हो रहा है, ये कैसे फाइंड किया जाए, तो उसका एक सिंपल दो तरीके होते हैं। एक, आप क्या करते हो, एक लाइन कह रहे हैं बेसिकली आप टीसी, क्योंकि टीसी कर्व में ना उसको एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो जो कि टीआर के पैरेलल हो। तो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि टीआर के पैरेलल हो, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप वो पॉइंट देखते हो जहां पे वर्टिकल डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का मैक्सिमम है। तो आपने कहा कि भैया ओएम आउटपुट पे इसको आपने कोई पॉइंट ले लिया ई, इसको ले लिया एफ, तो ये जो एफ ई है ये आपका प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी इज मैक्सिमम, तो वो एन पे आया है। तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। या फिर एक तरीका और होता है, वो एक और तरीका क्या है कि आप जो है प्रॉफिट बना लो। प्रॉफिट कैसे बना लो, ये आपका ग्राफ है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और जब तक नेगेटिव में चल रहा है ये आपने टोटल प्रॉफिट को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दिया। तो नेगेटिव में होने का मतलब लॉस है, यहां पे भी नीचे होने का मतलब लॉस है। यहां से आप देखो प्रॉफिट बढ़ रहा बढ़ रहा है, इस लाइन पे मैक्सिमम होना चाहिए और फिर कम होता चला जाएगा प्रॉफिट।
ठीक है, ये चीज समझ में आया। ये बना लेना बेस्ट रहता है, टोटल प्रॉफिट आप दिखा लो, तरीके दोनों होते हैं, तो आप वो भी बना लेना और ऐसे भी दिखा देना। वो है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारा टीआर एंड टीसीज मैक्सिमम, और यहाँ पे आप टोटल प्रॉफिट को बनाते हो, तो क्योंकि लॉस हो रहा है स्टार्टिंग में। अब देखो ये चीज का ध्यान देना, जितना ये गैप है उतना यहाँ पे ये गैप होना चाहिए, और फिर यहाँ पे वो जीरो होना चाहिए इस पॉइंट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसी तरह इस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, एकदम इसी लाइन पे मैक्सिमम आना चाहिए उसका, और वहां से फिर डिक्रीज होने लग जाएगा। ये है टीआरटीसी अप्रोच। एक्सप्लेनेशन में यही पूरा लिखना होता है जो बताया है, और एग्जैक्टली कहां पे प्रॉफिट आएगा। टोटल रेवेन्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द गिवन आउटपुट। अंडर परफेक्ट कंपटीशन टीआर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, देयरफॉर टीआर कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, कॉस्ट का परफेक्ट कंपटीशन से लेना देना नहीं है, कॉस्ट का परफेक्ट कंपटीशन से लेना देना नहीं है, कॉस्ट का शॉर्ट रन लॉन्ग रन से होता है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रन ही पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, सब कुछ शॉर्ट रन में पढ़ेंगे। रेवेन्यू में हमें क्या याद रखना है, रेवेन्यू में क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में टीआर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो टीआर कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन बिगिनिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये पूरा ग्राफ एक बार समझो, एक बार बुक से जरा रीड करो, तो इसका एक जो है डेटा लेके समझा देते हैं। ये तो हो गया इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मेन तो हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए और ये आना चाहिए, बट अगर डेटा के साथ भी आ जाता है तो क्या करना है। ठीक है, तो एक ही डेटा लेते हैं, बुक से ले लेते हैं। आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8। प्राइस आपको दे रखा है 10, प्राइस क्या दे रखा है 10। तो अब सबको पता है कि प्राइस एक बार 10 है तो हर बार 10 होगा, क्योंकि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो अगर प्राइस आ गया तो यहाँ से टीआर क्या आ जाएगा, पहला तो 0 ही आएगा, 10 इंटू 1 10, 20 30 40 50 60 70 80। अब टीसी ले लो, टीसी 0 पे तो 0 होता नहीं है, 8 15 20, तो 5 ऐड करो तो 28, 12 ऐड करें तो 12, लेकिन फिर 40 तो फिर 60 40, हाँ 12 ऐड किया तो 40, 20 ऐड किया तो 60, और फिर 90, बस बहुत है, आखिरी हटा दो। ये आपका टीआरटीसी हो गया। अब देखो जरा प्रॉफिट, पहले लेवल पे -8 का लॉस हुआ, ये 10 है ना, -5 का लॉस हुआ, जब कुछ नहीं बना रहा था तो उसको 8 रुपए का लॉस हो रहा था। इसका जो रिलेशन है वो फिक्स कॉस्ट से रिलेशन है, जो आज की क्लास में हम नहीं बताना चाहते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में रखना चाहते हैं। जब आप बिजनेस करते हो और आप टेम्परेरी बेसिस पे अपना प्रोडक्शन बंद कर दो, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होता है, हम लोग ने पढ़ा है। फिक्स कॉस्ट आउटपुट जीरो करने पे जीरो तो होता नहीं है। तो अगर आपने प्रोडक्शन बंद कर दिया है तो रेवेन्यू तो जीरो हो गया, लेकिन फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हुआ, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट जीरो नहीं हुआ। मतलब काम बंद करने पे, टेम्परेरी बेसिस पे काम बंद करने पे आपको लॉस होगा। परमानेंट बंद कर दो तो बात खत्म हो गई। तो टेम्परेरी बेसिस पे अगर आपका काम नहीं है, अगर आउटपुट आपका जीरो है, तो हमेशा याद रखो आपको लॉस होगा। ऐसा नहीं कि काम बंद करने से आपका प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस से बच जाओगे, नहीं, लॉस होगा, और लॉस फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब उसने पहला यूनिट बनाया तो उसको 5 रुपए का लॉस हुआ। अब देखो, काम बंद किया था तो 8 रुपए का लॉस, काम करने पे 5 रुपए का लॉस ना। दूसरा यूनिट बनाया तो ब्रेक इवन आ गया 2020। तीसरे यूनिट पे उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 7 रुपए का। चौथे यूनिट पे उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 12 रुपए का। पांचवें यूनिट पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का। छठे यूनिट पे फिर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, और फिर दोबारा से उसको 20 रुपए का लॉस हो गया। तो अगर हमने जो ग्राफ में डेटा लिया था हम उसके हिसाब से चलें, तो यहां पे देखो तुम्हारा है ओएल, है ना, ये उसका क्या हो गया, ओएल, जहां पे उसको ब्रेक इवन आ गया था, ग्राफ में ना ब्रेक इवन आया था। और एन पे फिर नो प्रॉफिट नो लॉस आया था, तो फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस आया, तो ये एन हो गया, ये वाला है ना, ये एल हो गया, ये एन हो गया। इन दोनों के बीच में देखो प्रॉफिट,
तो अगर आप देखो पहले प्रॉफिट 7, 12, 10, पहले प्रॉफिट बढ़ा फिर कम हुआ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां हो रहा है, यहां पे। तो व्हेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस 4 यूनिट ही विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का होगा, 12 रुपीज का, याद रखना। तो उसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न करेगा, 12 रुपीज का। और उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट है 4 यूनिट। जब वो 4 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसको जो है 12 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो 7, अगर 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो 10, तो 4 यूनिट। देखो ज्यादा प्रोड्यूस करने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, एक चीज समझो जरा, ज्यादा प्रोड्यूस करने से ज्यादा प्रॉफिट हो जरूरी थोड़ी है। तो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा, प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। और 6 के बियॉन्ड 7 तो फिर तो लॉस होने लग गया, फिर तो क्या हो गया, लॉस होने लग गया। तो ज्यादा प्रोड्यूस करना सोल्यूशन नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली किस लेवल पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो जिस लेवल पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वहां पे ब्रेक लगाइए, उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करिए, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करिए, उससे ज्यादा आपको नहीं बढ़ना। ये हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन में चीजें अलग होती हैं, बट लॉन्ग रन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो लॉन्ग रन हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो स्केड्यूल के साथ चीजें समझ में आई भाई। आपने देखो टीआर को वैसे लिया ना, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, तो हर बार 10 से बढ़ रहा है। टीसी पे अगर आप ध्यान दो तो टीसी पहले 8 से बढ़ा, फिर 7 से बढ़ा, फिर 5 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, तो इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। फिर 5 से बढ़ा, फिर 12 से बढ़ा, फिर 20 से बढ़ा, फिर 30 से बढ़ा, तो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो आप पैटर्न वही फॉलो कर रहे हो। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको ऐसे आ जाए, आपको टीआर और टीसी गिवन हो और पूछ ले मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करो, इक्विलिब्रियम आउटपुट फाइंड करो, या टीआर टीसी ना देके सिर्फ प्राइस दे दे, क्या दे दे, प्राइस दे दे, ठीक है। और क्या कहते हैं, टीसी ना देके मार्जिनल कॉस्ट दे दे या एवरेज कॉस्ट समथिंग लाइक कुछ दे दे, तो आप टीआर टीसी फाइंड करके ऐसे कर सकते हो। तो इन सब पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। सीबीएसई की बुक में जो है काफी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उन लोग में काफी पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट क्लास में भी अगर याद हो, रेवेन्यू और कॉस्ट में भी हमने सीबीएसई से कराए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो इसमें भी कल नेक्स्ट क्लास में जब एमआरएमसी अप्रोच कर लेंगे तो एक क्लास एक्स्ट्रा करके जितने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। तो ये है पूरा टीआर टीसी अप्रोच, पैकअप कर दें।